का क्या मतलब होता है पता है? हाँ, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना। इंजरी टू रेपुटेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनसे कहा, ठीक है, अगर अकेले में आपने इनसे कुछ कहा, इनके बारे में गलत कहा, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। तो इनकी बेइज्जती ही कहाँ हो रही है, इनकी जो रेपुटेशन है उस पर कोई असर कहाँ पड़ रहा है ख़राब, कोई गलत इमेज कहाँ बन रही है। अब 4 लोगों के सामने इन्हें उल्टा सीधा बोलोगे तब पड़ेगी ना। अब आप 4 लोगों के सामने इन्हें बोल दो कि इन्होंने चोरी करी, ये चोर हैं, और ये बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, इन्होंने कोई चोरी नहीं करी है, तो डेफेमेशन हो गया। ठीक है, तो डेफेमेशन के एसेंशियल्स हैं स्टेटमेंट जो हो वो डेफेमेटरी हो, essentials of defamation statements must be defamatory. Refer to the plaintiff, यानी plaintiff के लिए हो। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट बी पब्लिश्ड। यानी कि कम्युनिकेट टू अदर पर्सन देन द प्लेंटिफ। स्टेटमेंट जो हो वो ऐसा हो कि डेफेमेशन कॉज कर रहा हो, ठीक है, यानी डेफेमेटरी हो, वो प्लेंटिफ के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। यानी कि किसी और के लिए उसने बोला है, प्लेंटिफ जाके केस कर दे उसके ऊपर, ठीक है, और पब्लिश्ड हो, यानी जो चीज़ मैंने अभी बताई, जैसे अभी न्यूज़पेपर में ही अगर कोई पब्लिश करा दे किसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। या मैंने बताया कि अकेले में नहीं, उसी इंसान को ना बोले, 4 लोग सुने या देखें, पढ़ें, ठीक है। मस्ट बी पब्लिश्ड यानी कम्युनिकेट टू अदर पर्सन देन द प्लेंटिफ। क्लियर कर दूँ? अच्छा, इसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्या चीज़ बता रही हूँ, 1 मिनट। इसमें जैसे कई सारे ऑफेंस होते हैं या आईपीसी होता है, तो उसमें भी होता है ना, 4 स्टेजेस है। पहले इंटेंशन होगी, है ना, फिर आप जो है प्रिपरेशन करोगे, फिर तो इसमें क्या है, जो डेफेमेशन है इसमें आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था। अगर वो स्टेटमेंट आपका डेफेमेटरी है तो डेफेमेशन है, भले ही आपका इंटेंशन रहा हो या ना रहा हो, भले ही आपने गुड फेथ में वो चीज़ करी हो, लेकिन अगर वो चीज़ गलत है तो है। आप डिफेंस नहीं ले सकते हो कि मेरा इंटेंशन नहीं था यहाँ पे।
एक टर्म है इसमें इन्यूंडो, इसका मतलब होता है कि जब स्टेटमेंट यूज़ करा जा रहा है कोई, तो भले उस टाइम पे उसका कोई गलत मतलब ना हो, स्टेटमेंट डेफेमेटरी ना हो, बट बाद में हो सकता है ये। क्यों? रुको एक मिनट, बता रही हूँ, ये लिख लो, मैं बता रही हूँ। ये एक टर्म है इन्यूंडो, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट है तो उसमें उसके दो मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। एक मतलब जो उसका निकल रहा है, जो एक मीनिंग उसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरा मीनिंग उसका इस तरह से निकल रहा हो कि वो डेफेमेटरी हो। जैसे इंग्लिश में भी सेम वर्ड होते हैं लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं, वैसे ही। रोल क्या है, ये एक टर्म यूज़ किया गया, इसमें दिया गया है, ठीक है। तो मे बी ये टर्म पूछ ले कि इन्यूंडो का क्या रिलेशन है, क्या मतलब होता है। तो ये इन्यूंडो जो टर्म है, इन्यूंडो, इसका ये मतलब होता है कि जो एक स्टेटमेंट है उसके अगर दो मतलब, पहले एक मतलब निकल रहा है कि इसमें स्टेटमेंट जो है इनोसेंट है, कोई गलत मतलब नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरा मीनिंग ऐसे निकल रहा है, तो वो माना जाएगा डेफेमेशन। लिख लिया। डेफेमेशन दो तरह के होते हैं, लायबल और स्लेंडर। दो तरह के डेफेमेशन, लायबल और स्लेंडर। लायबल होता है विच इज़ एड्रेस टू आइज, यानी जैसे न्यूज़पेपर में कोई कटिंग है, ठीक है, कोई पब्लिकेशन, आप उसे पढ़ रहे हो, अपनी आंखों से देख के तो पढ़ोगे, ठीक है। स्लेंडर जो होता है सुना, तो जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, ये चार लोगों के बीच इन पे इल्ज़ाम लगा रहे कि इन्होंने चोरी की है, तो आप सुन रहे हो वहाँ पे। और इंग्लैंड और इंडिया में ये डिफरेंस है कि इंडिया में दोनों पनिशेबल हैं, ये भी हम दोनों इन दोनों को ऑफेंस मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड में सिर्फ ये वाला जो है एड्रेस टू आइज, लायबल, सिर्फ ये इसे मानते हैं, ठीक है। क्या हुआ? क्या चीज़ बोलो? तो जो है जैसे कोई भी जैसे अभी राहुल गांधी के ऊपर केस चला था कुछ टाइम पहले डेफेमेशन का, ठीक है। तो उन्होंने दिया, तो उसके वीडियो क्लिप्स थे,
ठीक है, या जैसे मैंने बताया 4 लोग हैं तो 4 लोग जाके आप गवाही भी तो दोगे, पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। जो ये होता है आइज़ वाला, इसमें स्पेशल डैमेज की ज़रूरत नहीं होती कि प्रूफ करो आप स्पेशल डैमेज हुआ या नहीं, ठीक है, ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ये स्लेंडर है तो जाहिर सी बात है जो आपने बोला, ठीक है, तो भले ही पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन इसे प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है स्पेशल प्रूफ होने चाहिए तभी एक्शन, ठीक है। और मोस्टली ये सिविल होता है, मतलब इसमें सज़ा नहीं होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगा। और ये जो होता है ये ज़्यादातर क्रिमिनल होता है। इसका एक केस है, लिख लिया ना इतना। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये कोर्ट गए, इन्होंने बोला कि जो डेफेमेशन है आईपीसी का सेक्शन 499 और 500 से डील करता है, ठीक है। तो 499 में डिफाइन कर रखा है क्या होता है डेफेमेशन, 500 में पनिशमेंट दे रखी है। तो सुब्रमण्यन स्वामी ने बोला कि जो डेफेमेशन है, ये दोनों सेक्शन जो हैं, ये आर्टिकल 19 जो है हमारा 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका वॉयलेटिव है, ठीक है। ये इस पर लिमिट लगा रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि ये दोनों सेक्शन वॉयलेटिव नहीं है इसके, ठीक। अरे ज़्यादा नहीं याद रखना, बेसिकली यही याद रखना। बस इतना लिख लो, ठीक है। लिख लिया। कल सर ने तुम लोग को लंच कराया था? सर ने कल लंच करवाया था क्या तुम लोगों को?
हाँ सर से मैंने आज बोला कि सर इन लोग की क्लास थी, मेरी क्लास थी, फिर उसके बाद इन लोग का 2 घंटे का मॉक हुआ और संडे को फिर यही शेड्यूल है, तो ये लोग लंच कब करेंगे? तो बोले नहीं, मैं लंच करवाया गया था इन लोग को। क्या खाया था? हाँ इसीलिए मैंने बोला कि जो है, तो सर ने कि क्योंकि खाली पेट पे दिमाग नहीं चलता है, तो सर बोले नहीं, लंच करवाया था बच्चों को। तो एक केस हुआ था जो है, ठीक है, वो बस केस में क्या हुआ था मैं वो बता रही हूँ। केस इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो एक पब्लिकेशन, एक न्यूज़पेपर में छाप दिया न्यूज़पेपर वाले ने कि मंजू लता एक लड़के के साथ भाग गई हैं और वो शादीशुदा थी, अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, विवाहित जीवन। तो उससे उसकी मैरिज पे असर पड़ा, उसकी शादी पे। तो जिसने भी छापा था वो लायबल हुआ था, ठीक है। तो वही आपका इंटेंशन भले ही अच्छा रहो, गुड फेथ में आप कर रहे हो, आपका इंटेंशन ना हो सामने वाले को डिफेम करने को, अगर डिफेमेशन हो रहा है, सामने वाले की रेपुटेशन को इंजरी हो रही है, तो आप लायबल रहेंगे। कुछ डिफेंसेस एक्सेप्शन है डिफेमेशन के। हाँ नहीं, अगर देखो केस करते हैं, लेकिन बता रही हूँ क्या चीज़, बोलो बोलो। अगर तुम बोल रहे हो कि भाग की शादी करने पे, ठीक, तो भाग की शादी भी करने पे अगर दोनों मेजर हैं, ठीक है, अपनी कंसेंट से शादी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लड़की घर वाले जो केस कराते हैं, थाना पुलिस करते हैं, वो या तो लड़की माइनर है, या तो बोलते हैं कि जो है अगवा करके ले गया है ज़बरदस्ती, ये बोलते हैं उसके घर वाले। तो जब पुलिस पकड़ती, फिर सारी चीज़ें पूछती, लड़की से पूछती कि अपनी मर्ज़ी से गई थी कि ज़बरदस्ती लेके गया था। तो अगर वो बोल देती कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो फिर वहाँ पे कोई केस नहीं बनता है। अगर दोनों का कंसेंट है, दोनों अडल्ट हैं, मेजर है, तो फिर कोई वहाँ पे केस नहीं बनता है। इवन जो हमारा लॉ है वो भी परमिशन देता है कि सबको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का पूरा है, वो चाहे जिससे शादी करें। करनी है क्या? उसे देखो उधर। हाँ लग रहा है ऐसी सिचुएशन है कि मनवाना पड़ेगा। ट्रुथ, इसका एक्सेप्शन है एक। क्या बात हो रही है, बताओ। कैसे कवर हो रहे हैं? वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं हो पा रहा था जो आया था।
देखो क्या बोलते हैं, जो पूरा जैसे टॉट है आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा तुम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं आता तुम लोग में। तो जिस हिसाब से आता है मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस करा दूँगी पेपर्स की। और तुम लोग के जितने मॉक होंगे लीगल सेक्शन में सॉल्व कराऊँगी, बाकी सब्जेक्ट वाले टीचर अपना जाने, बट लीगल में कराऊँगी। लीगल पहले कर लो, लीगल इंटरेस्टिंग रहेगा, बाकी से इंग्लिश वगैरह से तो अच्छा ही है। तो इसकी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब जैसे आप किसी के बारे में सच लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो डेफेमेशन नहीं है, भले ही वो इंसान कुछ भी है, ठीक है। कोई क्रिमिनल है, आप सच लिख रहे हो, क्रिमिनल है तब आप लिख रहे हो, तो वो ठीक है, तो वो डेफेमेशन नहीं है, सच होना चाहिए। एब्सोल्यूट प्रिविलेज में क्या आता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में देखते हो, जज जब भी कोई जजमेंट देता है या जो ट्रायल चलता है, प्रोसीडिंग चलती हैं जुडिशरी की, तो उनके पास अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, तो उसके उनके ऊपर नहीं केस होगा कि आपने ऐसा बोला। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी ये एक्सेप्शन है एब्सोल्यूट प्रिविलेज के अंदर। पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर भी डेफेमेशन नहीं लगता, आपस में एक दूसरे को कितना बोलते हैं बट नहीं होता है। और जो पार्लियामेंट में जो भी मीटिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें जज के कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है, जजेस के बारे में डिस्कशन हो ही नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे लॉ में, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, तब पढ़ोगे। नहीं, अगर उनके रिमूवल वगैरह पे चल रहा है तो उस वो चीज़ डिस्कस होगी अगर रिमूवल के लिए गया है किसी जज के रिमूवल के लिए, वरना किसी जज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जैसे न्यूज़पेपर में कोई या किसी मैगज़ीन में किसी ने डेफेमेटरी स्टेटमेंट छापा, तो जो ऑथर होगा न्यूज़पेपर का, एडिटर जो होगा, प्रिंटर, पब्लिशर, सब लायबल होंगे, ठीक है। Strict and absolute liability. स्टेट लाइबिलिटी का केस है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर।
इसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को, ठीक है। बताती हूँ उस केस में क्या हुआ था। 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज़ किया था यानी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसमें डिफेंडेंट ने एक रिजर्वर बनवाया था, ठीक है। तो पहले से कुछ शाफ्ट्स पड़े थे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इन्होंने काम कराया। पहले से कुछ शाफ्ट्स पड़े थे, कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें ब्लॉक नहीं करा, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो प्लेंटिफ था उसकी कोल माइन में चला गया और सब नुकसान कर दिया। उसकी कोल माइन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें ये कहा गया कि डिफेंडेंट लायबल होगा। तो भले यहाँ पे डिफेंडेंट की जो गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लायबल था, तो इसीलिए इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नाम दिया गया। इस केस से ये इवॉल्व हुआ था, ये आई थी डॉक्ट्राइन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी, देखो जो हम लोगों ने पढ़ा था वाइकेरियस लायबिलिटी, उसमें ये था कि जनरली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं होगा, ठीक है, लायबल नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करा रहा है। लेकिन उसमें फिर बाद में उसके एक दो एक्सेप्शन भी दिए गए थे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो वही है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्सेप्शन दिया था नहीं, अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करा रहा है तब भी वो लायबल होगा। तो वही इसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसने काम कराया था। पहले से कुछ शाफ्ट्स पड़े होते, कॉन्ट्रैक्टर ने देखे नहीं, ब्लॉक नहीं करे, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और वो पानी जो है प्लेंटिफ की ज़मीन अभी कोल माइन में चला गया और उसे लॉस हुआ। तो स्ट्रिक्ट केस वो लिखवाऊँ? ज़रूरी नहीं बेटा, ये स्ट्रिक्ट का एक ही केस है, ये ज़रूरी है। मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। है 1868 है ये। मेरे को पूरा सेंटेंस नहीं लिखती हूँ, उसे नोट्स बनाती हूँ। मैंने जैसे लिख दिया कि 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिकॉग्नाइज की थी नो फॉल्ट लायबिलिटी, डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्ट कराया रिजर्वर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू,
और उन्होंने वो शाफ्ट्स ब्लॉक नहीं करे, वाटर ऑफ देखिए defendant had liable. ये एक ही केस इसका, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी एक केस है एमसी मेहता वाला, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके एक्सेप्शंस भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। पांच एक्सेप्शंस हैं ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। प्लेंटिफ की खुद की गलती हो, प्लेंटिफ को जो लॉस हो रहा हो फिर प्लेंटिफ की वजह से हो रहा हो, ठीक है। जैसे इस केस में प्लेंटिफ की वजह से तो हो नहीं रहा था, डिफेंडेंट की वजह से हो रहा था। या एक्ट ऑफ गॉड हो, एक्ट ऑफ गॉड पढ़ाया था, याद है, ठीक है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ खुद कंसेंट दे रहा है अपना कोई काम करने के लिए डिफेंडेंट को, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है। प्लेंटिफ अगर कंसेंट दे रहा है कोई चीज़ करने के लिए तो फिर नहीं वो केस फाइल कर सकता है। दूसरा है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, डिफेंडेंट की कोई गलती ना हो, कोई और इंसान आके कोई वहाँ पे नुकसान कर जाए, उससे कोई एक्ट कर जाए, उससे नुकसान हो रहा तो लायबल नहीं होगा। स्टैचुटरी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा करा जा रहा हो कुछ, तो ये एक्सेप्शन है इसके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के।
लिख लिया? लिख लिया बेटा? फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जब लॉ करोगे तो एमसी मेहता के बहुत सारे केस पढ़ोगे। इनका इन्वॉल्वमेंट पे भी है, इन्वॉल्वमेंट पे 2-3 केस हैं, और उस पे भी है, चाइल्ड लेबर पे भी है कि हजार्डस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें ओलियम गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी डेथ हुई थी, काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज हुए थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवॉल्व करी थी। इस केस से ये लायबिलिटी इन्होंने इवॉल्व करी थी, ये लायबिलिटी नहीं निकाली थी। ठीक है, तो इन कोर्ट ने कहा एब्सोल्यूट लायबिलिटी से टर्म से ही मतलब समझ आ रहा है एब्सोल्यूट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो थी उसके एक्सेप्शन है 5 जो हम लोगों ने डिस्कस करे, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नॉट लिखा है, नॉट सब्जेक्ट टू, इतना लिखो फिर इरेज करके लिखाऊं। मैं बोल रही हूँ इतना लिख लो फिर इरेज करके लिखाऊं। नॉट सब्जेक्ट टू, लिख लिया?
यूनियन कार्बेज कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भोपाल गैस लीक केस है। हो गया। तो इसमें क्या होता, 2-3 दिसंबर को, 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 में मिथेल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। तो इसकी वजह से 3000 डेथ हुई थी और काफ़ी लोग अफेक्ट हुए थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट 1985 और 750 करोड़ कॉम्पनसेशन दिया गया था। उसके बाद पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 पास किया गया था इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, जो उस एक्सीडेंट से अफेक्ट हुए थे लोग उन्हें देने के लिए। तो अगर इस तरह से पूछ लिया कि किस केस से आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट किस केस के बाद आया था, तो यूनियन कार्बेज कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर गैस का नाम पूछ लिया तो बता सको, मिथेल आइसोसाइनाइड। नाइनटीन 1984 ये स्लैश लगा 2-3, 2 से 3 के बीच में हुआ था ये। हम्म 3000 सॉरी।
लिख लिया? इसके बाद ये एक्ट लाया गया, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये एक्ट इसलिए लागू किया गया, बनाया गया ताकि जो लोग हज़ार्डस, जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं, कई सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जैसे गैस यहाँ पे लीक हुआ, केमिकल बनते हैं, सारी चीज़ें, तो ऐसी डेंजरस फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो अफेक्ट हो रहा है, जिनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो उन्हें इमीडिएट यानी तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बना गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करी जाती है। Providing insurance for immediate relief to person affected by accident while handling hazardous substances. लिख लिया? आपने लिख लो, लिख लो। ठीक है।
दूसरा टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये इतना लिख लो बच्चे, क्या नाम है, लिख लो फिर इरेज करो, मैं नाम भूल जाती हूँ। हाँ, देवेश तिवारी। देवश, अच्छा। इसके बाद भी क्लास है? घूमने नहीं जाओगे? आज कहाँ का प्लान है? ओहो, तो आज समिट जाओगे दोस्त के बर्थडे की पार्टी मनाने? गिफ्ट लेके जाओगे या बस खाने जाओगे? है ना, लड़कों में कौन गिफ्ट देता है? हाँ। केक ले जाना उसके लिए? अच्छा, घूमने निकले थे लखनऊ, घूमते घूमते नैनीताल पहुंच गए। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो इसमें यह है कि एक इंसान कोई एक्ट कर रहा है तो उस कहाँ तक लायबल हो सकता है उस एक्ट के लिए, ठीक है। जैसे एक केस में होता है, एक ने एक लाइटेड स्क्यूब कोई चीज़ होती है वो एक भीड़ में फेंक दी, ठीक है, वो एक्स के ऊपर गिरी, फिर जो ये एक्स ने खुद को बचाया तो उसने ऐसे कर दिया तो किसी बी के ऊपर जाके गिर गई, तो इस तरह से जाके हुआ कि बी की आँख चली गई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए लायबल होगा या नहीं? रुको रुको बता रही हूँ। इसमें ये होता है, ए ने एक लाइटेड स्क्यूब भीड़ है उसमें फेंका, ठीक है, वो जाके गिरा एक्स के ऊपर, उसने खुद को बचाने की कोशिश की, उसने ऐसे किया तो जाके गिर गया बी के ऊपर और बी की उसकी आँख चली गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये ए है ये लायबल होगा या नहीं? डिफेंस कौन कर रहा है? डिफेंस एक्स कर रहा है, एक्स के ऊपर गिरा है तो एक्स ने जब खुद को बचाया तब बी के ऊपर। हाँ, क्योंकि जो उसका जो एक्ट कर रहा है उससे हो रहा है। तो एक इंसान तभी लायबल होता है अपने एक्ट के लिए जब वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके एक्ट से बहुत ज़्यादा रिमोट ना हो, यानी बहुत ज़्यादा दूर ना हो। जैसे ये डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, अब इतना ज़्यादा दूर ना हो कि वो एक्सपेक्ट ना कर सकता हो, अनफोर्सिबल हो,
या बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसके दो टेस्ट हैं रिमोट इसके, रीजनेबल फॉरसाइट और डायरेक्टनेस। यानी जो एक्ट कर रहा है वो या तो उससे एक्सपेक्टेड हो, फोर्सिबल यानी जो है वो सब एक्सपेक्ट कर सकता हो, एक अंदाज़ा लगा सकता हो कि मेरे एक्ट से ये लॉस हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या डायरेक्ट हो रहा है उसके एक्ट से। जैसे उसने उसके ऊपर फेंका क्राउड में, उसके ऊपर गिरा, फिर उसने खुद को बचाया तो उसके ऊपर गिर गया, पूरा डायरेक्ट हो रहा है। फिर एक केस है रे, लिख लो फिर बता रहा हूँ, रे पॉलीमर्स का। रे पॉलीमर्स एंड फर्नेस वर्सेस को एलटीडी। क्या चीज? को एलटीडी। देखो मैं मिस कर रही हूँ इस टाइम। लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, हाँ। उसे भरोसा नहीं था तुम्हारी बात पे। इस केस में कोर्ट ने कहा कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस माना जाना चाहिए। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का मतलब ये होता है कि एक इंसान लायबल होगा अपने जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, डायरेक्ट जो भी रिजल्ट आएंगे उसके एक्ट की वजह से, रॉन्गफुल एक्टिविटी से, वो उनके लिए लायबल होगा, भले वो फोर्सेबल हो या ना हो। मतलब वो एक अज्यूम कर सकता है कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा मेरे रॉन्गफुल एक्ट का या नहीं। अगर वो डायरेक्ट हो रहे हैं तो होगा। और रुको बताती हूँ।
स्नैप ले रहे हो? बना लेने दो, स्नैप बना लेने दो उसे। क्या कह रहे हो? हाँ, स्ट्रीट टूट जाएगी, वही तो इम्पोर्टेंट है। इतना लिख लिया? निखिल लिख लिया ना इतना? तुम्हें कैसी लग रही? तुम्हें कैसी लगती पढ़ाई आज की क्लास? आज के टॉपिक अच्छे नहीं है ना? इस केस में यही बोला था कोर्ट ने कि जो रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, जो इंसान कर रहा है, उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं डायरेक्ट, तो उसके लिए वो लायबल होगा, भले वो फोर्सिएबल हो या ना हो। वो एक्सपेक्ट कर सकता हो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो रिजल्ट अपने एक्ट का या नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना काफ़ी है। एक और इसका केस है, जैसे ये तो हो गया है, इसका डायरेक्टनेस की बात करता है। ये दूसरा केस बात करता है रीजनेबल फोरसाइट, कि जितना एक्सपेक्ट कर सकता हो। ओवरसीज टैंक शिप, LTD versus ड्रैगन माउंट केस भी बोलते हैं। उसका ऑपोजिट इसमें बोल दिया गया था। उसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस माना था कोर्ट ने कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ज़्यादा सही है। ये होना चाहिए कि जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो रहा है उसके एक्ट का, डिफेंडेंट का, वो माना जाना चाहिए, तो लायबल होना चाहिए। इसमें था कि रीजनेबल फोरसाइट, एक जो है इंसान उतना ही लायबल होना चाहिए अपनी गलती के लिए, जो मतलब जो वो एक्ट करते टाइम वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरे एक्ट से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
तो जो पहले हम लोगों ने केस पढ़ा उस केस के बाद गया और उस वाले केस को ओवर रोल कर दिया। हम लोग पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। आज सब ख़त्म कर देंगे, आज पूरा डॉट ख़त्म कर देंगे। नेग्लिजेंस कल कॉन्ट्रैक्ट की क्लास रहेगी। कल कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है, प्लस पहले मैं वो सॉल्व कराऊंगी जो लीगल सेक्शन था कल मॉक टेस्ट का। फ़ोन करने वाला है। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आप कोई ड्यूटी है आपकी, आप उसे नहीं कर रहे हो। जैसे एक केस था डनॉग वर्सेस स्टेवेंसन का, तो उसमें दो लोग जाते हैं, एक मेल फीमेल, तो वहाँ पे एक ड्रिंक लेते हैं, उसमें थोड़ी वो ड्रिंक बॉटल से पी जाती हैं, फिर जब वो ग्लास में निकालने लगती है तो उसमें स्नेल होता है, मरा हुआ स्नेल होता है, तो फिर वो केस करती हैं। तो ये नेग्लिजेंस का केस है। तो कोर्ट ने बोला कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी है कि आप अपने कंज्यूमर को सही हालत में गुड्स प्रोवाइड करें। क्या? क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वो बीमार पड़ जाती तो, और बीमार के पड़ जाती उसे वोमिटिंग वगैरह होने लगी। अभी जैसे न्यूज़ में था आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकली, देखा था? सोचो, कभी तो डर लगता है बाहर की चीज़ें खाने से। एसेंशियल्स लिख लो नेग्लिजेंस के।
तो डिफेंडेंट की ड्यूटी होनी चाहिए प्लेंटिफ के लिए एक ड्यूटी की, जैसे मैंने वाला डनॉग वर्सेस स्टेवेंसन का केस बताया। डिफेंडेंट की वहाँ ड्यूटी है कि वो सही कंडीशन में सही ड्रिंक प्रोवाइड करें, सही जो भी वो मटेरियल बेच रहे हैं सही प्रोवाइड करें। और अगर जो ड्यूटी है उसका वो ब्रीच कर रहा है, मतलब वो ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर रहा है और ऐसा करने से प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, 3 एसेंशियल्स हैं इसके नेग्लिजेंस के। डिफेंडेंट की ड्यूटी है प्लेंटिफ के लिए कोई, और वो ड्यूटी वो नहीं कर रहा है पूरी, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है प्लेंटिफ को। लिख लिया तुमने? मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर, रेस इप्सा लोक्यूटर। One of the things speak for itself. यानी कि जब कोई एक्ट होता है तो हमें प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बिना प्रूफ के ये ही वो साबित हो रही होती हैं, उसी लिए टर्म यूज़ किया गया रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये खुद ही चीज़ें पूरी चीज़ें बयां कर रही हैं, सही सर्कमस्टांसेस बता रही हैं, ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज ही है, ठीक है, वो काफ़ी पुराना है, उसे देख के लग रहा है वो जो है ढह जाएगा, और उसकी वजह से कोई एक्ट हो रहा है, तो साफ है वहाँ पे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नेग्लिजेंस था या नहीं, पहले ही दिख रहा है कि हाँ नेग्लिजेंस था। या जैसे कोई भी ऐसी चीज़ की अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है उसे सही कराना, वो सही नहीं करा रही हैं तो जब भी कोई केस होता है प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ता है कि नेग्लिजेंस था वहाँ पे, लेकिन ऐसे केसेस में सर्कमस्टांसेस से ही देखा जाता है कि यहाँ पे नेग्लिजेंस था, प्लेंटिफ को प्रूफ नहीं करना पड़ता है। जैसे वो दिल्ली में अभी देखा होगा, वो इलीगली चल रही थी बेसमेंट में कोचिंग, ठीक है, तो अगर इस तरह का केस है तो ऑलरेडी ये चीज़ इलीगल है, तो ऑलरेडी ये रेस इप्सा लोक्यूटर का केस है कि अपने आप बता रहा है कि भाई इतनी वहाँ पे 12 फीट का पानी भर गया था और इलीगली वहाँ पे चल रही थी कोचिंग, बेसमेंट में अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ का नहीं पता, पर दिल्ली का तो जो है उन्होंने बोला कि लीगल नहीं है यहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना। बताओ तो कौन सी चीज़ें इलीगल है उसे?
टनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। आज तो भूख नहीं लग रही है? भूख तो नहीं लग रही है आज? अरे ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हो गई? नॉन फीजेंस, मेलफीजेंस, एक है मिसफीजेंस। बता रही हूँ। नॉन फीजेंस का मतलब होता है
कोई एक्ट जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस ये 3 टर्म है, इन तीनों टर्म के मतलब बता रही हूँ क्या होता है, ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, इससे ज़्यादा मतलब है नहीं। एक एक्ट जो आपको करना चाहिए, आप बाउंड है कोई एक्ट करने के लिए लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, तो है नॉन फिजेंस। मेलफिजेंस का मतलब होता है कोई गलत एक्ट करना, कोई रॉन्ग एक्ट करना, और मिसफिजेंस का मतलब होता है तरीके से करना। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलने जा रहे हो उसे? नॉन फिजेंस का मतलब होता है कोई एक्ट जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। मेलफिजेंस आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं। मिसफिजेंस एक्ट को तो सही है लेकिन आप उसे गलत तरीके, हाँ। अब इसके बाद न्यूसेंस पढ़ें। न्यूसेंस हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन भी आ जाएगा। उस तरह से आप जो है आप अपनी लैंड पे कोई राइट एंजॉय कर रहे हो, लैंड एंजॉय करो या कोई राइट एंजॉय करो, जैसे सपोज़ करो 10 बजे के बाद जैसे नहीं अलाउड है लाउड स्पीकर्स ऑन यूज़ करना, लाउड स्पीकर्स चल रहे हैं तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें आती है न्यूसेंस में। या किसी ने आपके घर के बाहर गड्ढा खोद दिया, या पब्लिक रास्ता है, ठीक है, पब्लिक रास्ता है, ठीक है, रास्ते सब पब्लिक ही होते हैं, किसी का प्राइवेट नहीं होते हैं। रोड जो होती बीच में किसी ने गड्ढा खोद दिया तो सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में, तो पब्लिक न्यूसेंस हो गया क्योंकि वो सबको अफेक्ट कर रहा है। किसी एक को जब अफेक्ट करता है तो प्राइवेट न्यूसेंस होता है। तो ये होता है न्यूसेंस। हाँ हाँ, तुम्हारे घर के आगे किसी ने कूड़ा डाल दिया तो वो भी न्यूसेंस होगा। ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे घर के आगे कूड़ा डाल दिया? क्या? क्यों डालते हैं वो?
ये मैक्सिम लिखो। हाँ, इसके बाद ट्रेसपास बचेगा, वो हम लोग कल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की कल क्लास है, लेकिन ट्रेसपास बस 5-10 मिनट पढ़ा के, ट्रेसपास में वो है बैटरी और असॉल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है? बस तीनों पढ़ा के टॉट ख़त्म। क्या हुआ? बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। फिर एक दिन 1 शॉट लेंगे टॉट का, 1 शॉट में पूरा टॉट। Nuisance related maximus sic utilitarianium non ladus, so use your own property as not to injure another। मतलब अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि आप दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। ये नीचे ऊपर सिक, सिक SIC, फिर ये स्पेलिंग है utilitarianum। ये टफ है। अरे इसे नहीं याद भी रखोगे तो पढ़ोगे तो जब अगर आया पेपर में तो समझ तो जाओगे, रिकग्नाइज तो कर लोगे ना। क्या चीज़ फिर से बोलो? उसके नेग्लिजेंस की वजह से दोनों में आपस में कोलिजन हुआ, तुम्हारी और उसकी बाइक में। गलती तो उसकी है फिर। तुम लोग के खिलाफ हाँ वही चीज़ हो गई ना। देखो भले ही उसने जो है तुम्हें उसने गलत डायरेक्शन में आया जो भी था, ठीक है, तुम्हारा वहाँ पे कमीशन हो गया। तो एक तरह से जैसे मैंने लाइबल और स्लेंडर का नहीं बताया था कि एक में जो है आसान केस बनता है, एक में थोड़ा डिफ़िकल्ट बनता है। जो ईयर वाला है कि आप 4 लोगों के बीच बेइज्जती करो, थोड़ा प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। वही तुम लोग के साथ हुआ कि तुम लोग कैसे वहाँ पे प्रूफ करो कि जो है दिखाया था हाथ, तो फिर तो हाथ दिखाया था उसने, तब फिर हाँ तो बनेगा ही वो तो। फिर तो बनेगा ही बेटे ना। गलती तो थी।
अभी 10 मिनट पढ़ लो क्योंकि आज लेट क्लास हुई थी ना। बस 10 मिनट पढ़ लो फिर जाना, ठीक है। अच्छा, बाकी जो अभी तक पढ़ाया है पिछला कुछ याद है? क्या क्या याद है? शॉर्ट में कितना याद है अभी तक जितनी क्लासेस की हैं? कर लोगे? कल जो बस टॉर्ट से वाइकेरियस लायबिलिटी था और नहीं था? मैं ये पूछ रही हूँ, कल जो मॉक टेस्ट दिया था आप लोगों ने तो टॉर्ट से वाइकेरियस लायबिलिटी आया था और कुछ नहीं था? केस थे दो। कौन कौन सा? तीन केस थे। कल कॉन्ट्रैक्ट करा दूंगी, इसका एक ट्रेसपास बचा वो 5-10 मिनट में करा दूंगी, और वो करा के टॉट का टॉपिक पहले जो लीगल पोर्शन था वो पहले तैयार करा दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट के भी वो रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट के आईपीसी के जो क्वेश्चंस आए होंगे तीनों के वो कल कराऊंगी। छोड़ दिए वो, अभी जब किया ही नहीं तो कहाँ से समझ आएगा। बाकी यहाँ से जाके घर में भी पढ़ो।